नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात। क्लास 10 विषय हिंदी साहित्य, पाठ्य पुस्तक का नाम कृतिका, सेकंड भाग। और जो आज का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, पार्ट जो है वो द्वितीय है। और आज जिस शीर्षक को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ उसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक, और इसके लेखक का नाम है आपका कमलेश्वर। सर्वप्रथम हम कमलेश्वर जी के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि परीक्षाओं में नहीं आता है, जो लेखक का परिचय होता है वो परीक्षाओं में नहीं आता है, फिर भी मैं आपके सामने संक्षिप्त रूप से ज्ञान की दृष्टि से उनका थोड़ा सा परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कमलेश्वर जी एक सशक्त लेखक के रूप में प्रस्फुटित हुए हैं। और बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी नामक जिले में हुआ था, जो कि 1932 में अर्थात 1932 ईस्वी में। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की। इन्होंने दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर भी कार्य किया। इन्होंने दूरदर्शन पर भी कार्य किया और इसके बाद में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा भी गया। उसके बाद में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया। सन 2007 में इनका दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, जो कि इन्होंने प्रमुख रचना लिखी है, जिस रचना का नाम है राजा निरंबसिया, खोई हुई दिशाएं, और भी इनकी काफी रचनाएं हैं। 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, ये कहानी संग्रह है। इसके बाद में वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। यात्रा वृत्तांत, संस्मरण तथा आत्मकथा भी इन्होंने लिखी है। साहित्यिक विशेषताओं की बात करें, इनकी साहित्यिक विशेषताएं जो कि हैं, इन्होंने तेजी से बदल रहे समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण किया है। इन्होंने नगरीकरण, घुटन, मानवतावाद, नारी उत्पीड़न, शोषण के संबंध में चित्र प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयां तथा यथार्थता का वर्णन किया है तथा मानव के परिवार के प्रति सजगता दिखाई है। इनकी भाषा शैली की बात करें, इनकी भाषा शैली बहुत प्रांजल तथा रोचक है। इन्होंने नए नए प्रतीकों, उपमानों तथा बिंबों का प्रयोग किया है। भाषा सरल तथा चुटीली है। शब्द विन्यास बहुत उत्कृष्ट है। इन्होंने अरबी, फारसी, अंग्रेजी शब्द तथा तत्सम तद्भव शब्दों, दोनों प्रकार के शब्दों का अपनी भाषा के अंतर्गत प्रयोग किया है। इनकी जो भी रचनाएं हैं उनमें सर्वत्र रोचकता दिखाई देती है, मधुरता दिखाई देती है, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। चाहे वो तत्सम शब्दों की बात करें, चाहे तद्भव शब्दों की बात करें, चाहे उर्दू शब्दों की बात करें, चाहे अंग्रेजी के शब्दों की बात करें, चाहे हिंदी के शब्दों की बात करें, सभी प्रकार के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। एक उभरते हुए लेखक के रूप में इनका प्रस्फुटित हुए हैं। और इन्होंने जो देश में, जो समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं, उत्पीड़न है, स्त्रियों के प्रति जो उत्पीड़न हो रहे हैं, और जो समाज में क्रूर सत्ता के माध्यम से समाज को परेशान किया जा रहा है, जातियों को जिन्होंने धर्म के आधार पर जिन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, और इन्होंने जब दिल्ली आए, दिल्ली आने के बाद में ये बहुत ही ज्यादा आक्रोशित हो गए जब दिल्ली की स्थिति को देखा। दिल्ली में जो बैठे हुए उच्चासीन पदों पर बैठे हुए और जो सत्ता के भूखे जो बैठे हुए, उनके द्वारा लोगों को कैसे सताया जा रहा है, और लोगों के इस हमारे देश की सरकार जो है उसके द्वारा विदेशी सरकारों का किस प्रकार गुलामी की जा रही है, तथा कहने का तात्पर्य है कि आजादी हमें कागजों में मिल गई है, लेकिन वास्तविक धरातल के तौर पर हमें आजादी नहीं मिली, जैसा कि जॉर्ज पंचम नामक पाठ के माध्यम से आपको पता लगेगा। इस चैप्टर के अंतर्गत पहले मैं आपको शीर्षक के बारे में समझा देता हूं। जॉर्ज पंचम, जॉर्ज कौन है? ये ब्रिटिश सरकार के प्रथम शासक हुए हैं, और इसके अंदर जो एलिजाबेथ है, जिनके आगमन पर दिल्ली में तरह तरह की सजावट हो रही है, वहाँ की गली, मोहल्ले, नगर वगैरह को सजाया जा रहा है। तो और एलिजाबेथ जो है, उनका मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा कि एलिजाबेथ जो है वह आपकी लंदन की जो माता रानी, जो राजमाता है, जो
जिनका नाम राजमाता एलिजाबेथ है, उनके वंशज की हैं ये। तो इस प्रकार यहाँ तो जो जॉर्ज पंचम के नाम जो ये शीर्षक है, ये व्यंग्यात्मक पाठ है, अर्थात हमारी जो देश की जो व्यवस्था है और जो बाहर के लोगों के प्रति, जो विदेशी लोगों के प्रति, अंग्रेज लोगों के प्रति जो मानसिकता है, उनको उनकी गुलामी करने की जो मानसिकता है, उस चीज को इसके अंतर्गत दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम तो उस गुलामी को दर्शाया गया है कि अपने देश से बढ़कर दूसरे देश के राजा महाराजाओं का यहाँ बहुत अटूटता के साथ में सम्मान किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से सम्मान किया जाता है, बहुत खर्चा किया जाता है उसके लिए, उसके आगमन पर नए नए खर्चे किए जाते हैं। और दूसरी मानसिकता ये झलकती है कि जब व्यक्ति हमारे देश में जो कार्य कर रहे लोग हैं, तब तक उन पर कोई ऊपर से कार्य नहीं होता है, तब तक उस कार्य को वो पेंडिंग में डालते रहते हैं। अर्थात जब उस ऊपर से कड़ी कार्रवाई होती है, कड़ी कार्रवाई होने के बाद में उस कार्य को सजगता के साथ में लेते हैं। ये दोनों बातें इसमें दिखाई गई हैं। और यहाँ रानी एलिजाबेथ पाकिस्तान और आपके नेपाल और भारत के दौरे पर आ रही हैं। तो यहाँ उसका जो दर्जी है, जो एलिजाबेथ का जो दर्जी है, काफी चिंतित है और वो चिंतित है कि कहाँ किस किस स्थान पर नेपाल जाएंगे तब वो कैसे कपड़े पहनेंगे, अर्थात भारत जाएंगे तब कैसे कपड़े पहनेंगे, पाकिस्तान वो एलिजाबेथ जब जाएंगे तब कैसे कपड़े पहनेंगे। उनका दर्जी काफी चिंतित है। यहाँ तक उनके बावर्चियों की और उनके कुत्तों की भी अपने देश में चर्चा होने लगी। लंदन में तो हो ही रही है, लंदन के सभी न्यूज़पेपर जो भी समाचार पत्र हैं उनमें तो उनकी खबरें छपी रही हैं। उसके अलावा भारत में उनके आगमन से पहले सारी खबरें न्यूज़पेपर में छप रही हैं, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो नव भारत टाइम्स हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, सब उनके अंतर्गत खबरें छप रही हैं। कहने का तात्पर्य वो एलिजाबेथ आ रही है, उनके ही यहाँ के शासक जॉर्ज पंचम की मूर्ति है, लाट है हमारे दिल्ली में, और उनकी जो लाट है उस लाट के बारे में बताया जा रहा था। जो लाट है उस लाट पर वो नाक नहीं है, तो नाक अगर नाक नहीं होगी तो हमारे देश की नाक कट सकती है, क्योंकि बाहर से उसी देश की रानी एलिजाबेथ आ रही हैं और उसी देश के राजा जो हुए हैं उनकी मूर्ति पर नाक नहीं है। तो ये सम्मान की बात है, अर्थात भारत के प्रति सोच उनकी ऐसी हो जाएगी कि बताओ इनके देश में इतनी भी सुरक्षा नहीं है कि किसी की नाक को ही लोग उड़ा ले गए। तो इस प्रकार यहाँ इस चैप्टर यह व्यंग्य से भरा हुआ है। इस जॉर्ज पंचम की नामक जो शीर्षक है, इससे तीन चीजें प्राप्त होती हैं। एक तो हमारे देश के लोगों के अंतर्गत विदेशी लोगों के प्रति आज भी गुलामी की भावना है। दूसरी ये उभर के चीज आती है कि जो कि हमारा जो शासन है वो तभी जानता है जब उस पर ऊपर से कोई कड़ी कार्रवाई होती है। तीसरी बात ये उभर के आती है इसके अंतर्गत कि अगर विदेशी राजा की नाक नहीं है उनकी मूर्ति पर और वहां की रानी एलिजाबेथ आ रही है, वो भी एलिजाबेथ द्वितीय आ रही है, तो एक उसकी बात है कि बताइए कि आपके देश में इतनी भी सुरक्षा नहीं है कि जॉर्ज पंचम की नाम की भी सुरक्षा, अर्थात जॉर्ज पंचम मूर्ति की भी सुरक्षा की जाए। तो इससे तीन बात उभर के आती हैं। चलिए हम प्रस्तुत पाठ के माध्यम से और जानेंगे, प्रत्येक प्रसंग को जानेंगे। देखिए चलते हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। यह उस समय की बात है जब रानी एलिजाबेथ सेकंड अर्थात द्वितीय एलिजाबेथ द्वितीय जब भारत देश की भ्रमण पर आ रही थी, वह अपने पति के साथ आ रही थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी, अपने पति के साथ में रानी एलिजाबेथ द्वितीय आ रही थी और उनकी खासी अखबारों में, हमारे यहाँ के अखबारों में, लंदन के अखबारों में तो खबर छप रही ही थी। उसके बाद में हमारे भारत देश के जो अखबार है, न्यूज़पेपर हैं, उनमें भी एक बार यह खबर छप रही थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं, और रोज इस प्रकार से लंदन से खबरें आ रही थी न्यूज़पेपर पत्रकारिता के माध्यम से कि शाही दौरे पर रानी एलिजाबेथ आ रही है और कैसे कैसे कपड़े पहनेंगी वो। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था, जो रानी एलिजाबेथ का दर्जी था। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे अपना निजी दर्जी रखा करते थे, क्योंकि जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे
तो कहीं भी जाते थे वो थोड़ी सी दूर पे क्यों ना जाए, वो तरह तरह के कपड़े पहनते थे। एक शौक था, एक शौक है कपड़े पहनने का, वो उस समय के राजा महाराजाओं के भी अंतर्गत शौक था। वो कहीं भी जाते थे तो वहां जाने के लिए एक नए ड्रेस वो सिलवाते थे, एक न्यू कपड़े सिलवाते थे। तो उनका दर्जी खासा, वो अपना दर्जी भी रखते थे, अलग अलग दर्जी रखते थे। तो दर्जी रखते थे, दर्जी खासा परेशान था कि हमारी रानी जा रही है और रानी कहां कहां किस प्रकार के कपड़े पहने हैं। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप की तूफानी दौरा करने वाला था। और उनका जासूसी, जैसे आजकल भेजते हैं ना हम कोई भी बाहर का, किसी विदेश का, जर्मन का, फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति आता है तो उससे पहले कुछ लोग आते हैं चेकिंग के लिए, जासूस के तौर पर, कोई खतरा तो नहीं है। उसी प्रकार उस समय भी उनके जासूस थे रानी एलिजाबेथ के, उनको उनका दौरा होने वाला था, क्योंकि आने से पहले वो चेक करते हैं कोई किसी प्रकार का हमारे राजा या रानी पर कोई किसी प्रकार का आपका खतरा न हो जाए। उनके पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, आप जानते कोई ऐसी मजाक वाली बात तो थी ही नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के लिए बिक चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी और फोटोग्राफरों की भी फौज तैयार हो रही थी। तरह तरह के फोटोग्राफर उनके साथ में चलेंगे, तरह तरह की उनकी तस्वीर आएंगी। यहाँ तक देखो इन सभी चीजों की चर्चा हो रही थी और ये खबरें लंदन से डायरेक्ट आ रही थी हिंदुस्तान के लिए। तो इसके बाद इंग्लैंड के अखबारों की करतने हिंदुस्तानी अखबारों दूसरे चिपक नजर आती थी और जो लंदन की खबरें, जो इंग्लैंड की खबरें थी, वो आपकी इंग्लैंड की जो खबरें थी वो हिंदुस्तान के, वहाँ की कटिंग होती थी, वो हिंदुस्तान के अखबारों में वो लगी हुई आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया था जिसकी रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया था। ऐसी चर्चा आ रही थी कि उन्होंने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा वो हिंदुस्तान से मंगाया गया है। करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है और जो नीला आपका सूट है उस पर लगभग 400 पाउंड का खर्चा आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, रानी एलिजाबेथ के जीवन परिचय, जो उनका कहाँ जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, किस वंश में जन्म हुआ, किस प्रकार उनकी पूरी जीवनी छपी हुई पेपर में छपी हुई थी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे थे। प्रिंस फिलिप जो राजा फिलिप था उसके भी कारनामे उस पेपर पर छपे हुए थे और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसानों, अंगरक्षकों को पूरी की तरह जीवनियां देखने में आई। यहाँ तक उनके बावर्ची, उनके खाना बनाने वाले, उनके बॉडीगार्ड, सबकी खबर पेपर में, न्यूज़पेपर में देख लीजिए। वहाँ उनके भी भाग्य खुल गए, उनके साथ में जो कुत्ता रहता था, डॉगी रहते थे, उनके भी भाग्य खुल गए, उनके भी उनकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, खान पान के बारे में उनका भी जीवन परिचय पूरा आने लगा। वो इंग्लैंड से डायरेक्ट हिंदुस्तान के पेपरों में आने लगा था। यहाँ तक उसके बाद में बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी और इसकी शंख, इसका जो आवाज, चर्चा इसकी खूब तौर से वो इंग्लैंड में हो रही थी और उसका जो शंख इंग्लैंड में बज रहा था, बट उसकी जो आवाज थी वो हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी और इन सारी बातों से जो हिंदुस्तान है उसमें सनसनी फैल रही थी। अरे भाई, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय आ रही है और उसके कपड़े ऐसे हैं और वो उसके अंगरक्षक ऐसे, उसके कुत्ते ऐसे हैं, उसके बावर्ची ऐसे हैं, उसके ये वो ऐसे हैं, सबकी चर्चा होने लगी। उसके इर्द गिर्द जितने भी रहने वाले रानी एलिजाबेथ द्वितीय के थे। देखिए, मतलब कहने का तात्पर्य है कि अपने हिंदुस्तान में देखिए दूसरे देश का कोई इंसान जब आता है तो उसको किस प्रकार से सम्मान दिया जाता है। अर्थात तभी तो कहा है कि आजादी हमें कागजों में मिल गई है, लेकिन अभी आजादी जिस प्रकार से वास्तविकता के धरातल पर हमें आजादी मिलनी चाहिए, वो अभी आजादी हमें मिली नहीं है। रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी और रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम जो हवाई अड्डा है उस पर उतरेगी, ऐसी चर्चा हो रही है। उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। उसके लिए कुछ क्या होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और देखा, उसका मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको
कभी हम अपने घर को देखते हैं और देखते देखते नया दिल्ली का कायापलट होने लगता है, और फिर क्या है, दिल्ली का कायाकल्प हो जाता है जब इस प्रकार की चर्चाएं सुनने को प्राप्त होती है कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय इंग्लैंड से पधारने हिंदुस्तान के दौरे पर, उनके साथ में उनके बावर्ची, उनके डॉग और उनके साथ में जितने भी उनके अंगरक्षक हैं वो आ रहे हैं, पालम हवाई अड्डे पर उतरेंगे और वह 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर आ रही है। फिर क्या है, तो दिल्ली में तहलका मच जाता है, दिल्ली की सड़कें, दिल्ली की गलियां, दिल्ली की नालियां सब कुछ बिल्कुल रोशन हो जाती है। एकदम ऐसा लगता है कि साक्षात दिल्ली का जो वातावरण है वो स्वर्ग बन गया हो। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा। करिश्मा तो यह देखा गया था, किसी ने किसी को कहा नहीं, किसी ने किसी को देखा नहीं। सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई और सड़कें वहां की एकदम जवान हो गई, और जो आपका बुढ़ापे की जो धूल थी तो वो साफ हो गई एकदम। इमारतों ने नाच जीनों की तरह श्रृंगार किया, और जो वहां की इमारतें हैं तरह तरह के कलर से कलर पुत गई, वो रंगों से पुत गई। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जाट पंचम की नाम। लेकिन ये सब कुछ ठीक था, दिल्ली की जो गलियां थी, दिल्ली की सड़कें थी, दिल्ली की इमारतें थी, सभी को अच्छे ढंग से सजा दिया गया, सबको डेंडिंग पेंडिंग अच्छे से कर दिया गया। लेकिन एक प्रॉब्लम की बात यह थी कि वहां जॉर्ज पंचम, उन्हीं के देश के राजा जो ब्रिटिश शासक जो हुए हैं, उनकी लाट इट मीन्स जो पेट से ऊपर के भाग की जो मूर्ति बनती है, और उस मूर्ति पर नाक नहीं थी। सबसे बड़ी मुश्किल की बात तो यह थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। पर जॉर्ज पंचम जो थे उनकी नाक नहीं थी, तो ये बड़ी मुसीबत की बात थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। अब तो फिर तो नाक की चर्चा होने लगी, क्योंकि सब दिल्ली में सब कुछ था, जितना भी जो होना चाहिए वह सब कुछ था। दिल्ली को सजा दिया गया, दुल्हन बना दिया गया, एकदम सजा वजा के वहाँ की गलियों को, मोहल्लों को, उनके वहाँ के बस्तियों को, वहाँ की दीवारों को, वहाँ की नालियों को, सबको सजा दिया गया। लेकिन एक लाट लगी थी जो इंडिया गेट पर, वहाँ जो लाट थी वो आपके जॉर्ज पंचम की थी, जो प्रथम शासक हुए हैं आपके, उनकी लाट पर उनकी नाक नहीं थी। नाक की बात तो आप जानते हो, नाक ना हो कहते भी तो है, तेरे नाक है। नाक का मतलब इज्जत, बड़ा इज्जत का सवाल होता है। नाक से यह उस इज्जत के बारे में बताया जा रहा है कि इज्जत कितनी है। फिर क्या होता है, देखिए, इस नाक की भी लंबी दास्तान है, और इस नाक की नोज जिसको कहते हैं, इसकी भी बड़ी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, और इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे और किसी वक्त आंदोलन भी हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया जाए। कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में तो है, कुछ विपक्ष में होते हैं, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। और कुछ कह रहे थे कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाई जाए, कुछ कह रहे नाक हटा दी जाए। तो इस प्रकार के दो पक्ष बन गए थे। कुछ पक्ष कह रहे थे हटा दी जाए, कुछ पक्ष कह रहे थे, तो क्योंकि ऐसा खासा होता है जब कोई व्यक्ति आता है तो उसके सम्मान के लिए ऐसा किया जाता है। तो कुछ लोग तो कह रहे थे कि नाक हटा दी जाए, अर्थात उनकी इज्जत हटा दी जाए, और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, उनकी इज्जत रखी जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो खामोश थे, जो ना तो ये कह रहे थे यस ना नो कह रहे थे। वो दोनों पता नहीं, वो एक अलग से एक समूह बन गया था उनका। तो इस प्रकार यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात दिए गए थे, और जॉर्ज पंचम की नाक के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हथियारबंद लोगों को वहां तैनात कर दिया गया था। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए, क्या मजाल कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के लिए साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। और आपको जैसा कि पता है, नाकों के लिए, इज्जत के लिए, अतः गुरिल्ला युद्ध तक होते रहे। आपस में लोग जाने कितने, कब से लोग भिड़ते रहे। नाक को कुछ नाक हटा दी गई, ऐसी लाटों को भी हटा दिया गया। तो उसी जमाने में यह हादसा हुआ इंडिया गेट के सामने। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। और उसी समय हुआ क्या कि जहां इंडिया गेट जो है
वहां जॉर्ज पंचम की एक लाट रखी हुई थी। उस लाट कहते हैं मूर्ति को, उस मूर्ति पर उनकी नाक नहीं थी। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। ऐसे कैसे हो सकता है? वहां तैनात सैनिक तैनात होने के बाद में भी सब कुछ होते, हथियारबंद तैनात थे, वहां सैनिक थे, फिर भी जॉर्ज पंचम की नाक कैसे चली गई? रानी आए और नाक ना हो, ऐसा हो सकता है? रानी आ रही है एलिजाबेथ द्वितीय और उनकी नाक पर उनकी मूर्ति पर नाक ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? एकाएक परेशानी बढ़ी और एकाएक परेशानी बढ़ गई, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग हुई, खैर ख्वाह माने विद्वान लोगों की मीटिंग हुई, मसला पेश किया गया, क्या किया जाए, और मसला पेश किया जाए, वहां किया जाए। वहां सभी सहमत थे कि अगर वह नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं गई जाए। और सभी ऐसी चर्चा कर रहे थे कि जो जॉर्ज पंचम की नाक है उस पर, उस मूर्ति पर नाक होनी चाहिए, अगर वो नाक नहीं होगी तो हमारी भी इज्जत डूब सकती है। तो यहाँ तक एक चैप्टर हो जाता है। ये पूरा चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक के इर्द गिर्द घूमता है और नाक का मतलब होता है इज्जत का सवाल। तो यहाँ हिंदुस्तान की इज्जत की भी बात है और विदेशी राजा की इज्जत की भी बात है, दोनों की इज्जत की बात है। तो यदि नाक नहीं है, नाक का मतलब होता है इज्जत, यदि इज्जत नहीं है समाज में, संसार में, देश में, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इज्जत ही सब कुछ है। यहाँ तक एक भाग कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक आपको किसी भी बात को समझने में कोई भी कंफ्यूजन हो, परेशानी हो, सहज भाव से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।